हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल 5x बायोलॉजी। स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन एंड बॉइलिंग के बारे में, और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका केल्विन और सेल्सियस के कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे ताकि आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है हमारा इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इवापोरेशन के बारे में समझ लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। क्या बोला है यहाँ पे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। नीचे बात करते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction to of other particles and get converted into vapor। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, अगर हम किसी भी मैटर में मतलब कि स्टेट में, गैस में या लिक्विड में या सॉलिड में टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो तीनों में मैटर हैं, जो कि स्टेट ऑफ मैटर तीनों हैं, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट अमाउंट्स की होगी। आपको पता है कि सॉलिड में जो कि पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के, लिक्विड में उससे थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होने वाली है। तो अब यहाँ क्या बोला है, इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में क्या बोला है कि जो सरफेस पे कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास क्या होगी कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि क्या करेगी, उनको हेल्प करेगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कनेक्ट होते हैं उसको तोड़ने में मदद करेगी। और जब वो टूट जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा कि वो आसानी से अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। यानी कि लिक्विड है, यानी कि अगर लिक्विड है, ठीक है, अगर लिक्विड है तो वो आसानी से वेपर में चेंज हो सकता है। ठीक है, आसानी से वेपर में चेंज हो सकता है। लिक्विड है तो आसानी से वेपर में चेंज हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, क्या बोला है, ये डिफिनेशन आप लोग को याद होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है, तो इसलिए आपको ये डिफिनेशन याद होनी चाहिए। ये डिफिनेशन आप लोग को याद होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। क्या बोला है कि यहाँ पे कि जो ये फिनोमेना जो कि हमने ऊपर अभी देखी कि लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो टेम्परेचर है उस पर चेंज हो रहा है लिक्विड से कि इसमें वेपर में, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, काफ़ी बार पूछी गई है, तो इस डेफिनेशन को आप लोग अच्छी से याद रख लो। अब किसकी बात करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इवापोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा आपका इवापोरेशन। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि जो अपना स्टेट है वो चेंज करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये हमने लिक्विड के पार्टिकल्स को ले लिया। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी। क्या दे दी, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी, इसको हमने दे दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको देने से क्या हुआ, इसको जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की तो ये क्या हो गया, इसने अपना स्टेट चेंज कर लिया। ठीक है, इसका स्टेट चेंज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास किस में, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास वेपर में। ठीक है,
अब वेपर के पार्टिकल्स यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स आप लोगों को पता होगा कितने दूर दूर होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये कैसे हुआ, जब हमने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, लिक्विड था, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, लिक्विड था, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, लिक्विड था, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इसका काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ कि जो इसने अपना स्टेट चेंज कर लिया और क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये वेपर बन चुका है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आप इंक्रीज़ करोगे, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आप इंक्रीज़ करोगे, उतना ज़्यादा हमारे पास जो कि लिक्विड है वो चेंज होता रहेगा वेपर में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप लोग आसान से एक बार देख सकते हो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब नीचे बात करते हैं, आप लोग के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। तो क्या बोला यहाँ पे, ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी हवा में हल्की हल्की नमी पाई जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि कभी कभी हवा में कभी कभी लू चलती है। तो लू में क्या होता है कि देखो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि हवा एयर जो होती है उसके अंदर बिल्कुल भी थोड़े से भी पानी की कंटेंट नहीं पाया जाता है, तो उसको लू बोलते हैं। बिल्कुल सूखी एकदम गर्म हवा, ठीक है, उसको गर्म हवा बोलते हैं, तो वो लू चलती है। अब हवा में थोड़ी सी नमी पाई जाती है, या कि लोग कहते हैं कि अरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर का कंटेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसको हम लोग मॉइस्चर भी बोलते हैं और ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी चीज़ को बोला जा रहा है ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसी चीज़ को बोला जा रहा है क्या, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को। जो हवा में थोड़ा थोड़ा पानी का कंटेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हवा ठंडी है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो मैंने जो बोला वही चीज़ है कि जो एयर में वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर का कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसी को बोलने हैं हम लोग ह्यूमिडिटी, ठीक है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो हमारे जो आसपास की जो एयर है वो एक ही टाइम पे इतने ज़्यादातर, मतलब कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती एट अ गिवन टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, तो अगर वाटर का जो अमाउंट है वो एयर में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही हाई है, तो उससे क्या होगा कि द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। तो उससे क्या होता है कि जो इवापोरेशन का रेट होता है वो डिक्रीज़ करता है। यानी कि सीधा सीधा समझ सकते हो आप लोग कि अगर पानी का कंटेंट यानी कि वाटर वेपर का कंटेंट एयर में, हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा, यानी कि हवा बहुत ठंडी है, तो उससे क्या होगा कि सीधा अफेक्ट करता है कि इसको इवापोरेशन को। उससे क्या होता है कि इवापोरेशन डिक्रीज होता है, ठीक है, उसका जो रेट होता है इवापोरेशन का वो कम हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे अगर पानी का कंटेंट, वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा होता है एयर में, उसकी वजह से। नीचे बात करते हैं विंड स्पीड के बारे में। द हायर द विंड स्पीड द मोर इवापोरेशन। क्या बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड रहेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो कुछ जैसे मैंने आपको बताया, इवापोरेशन की वजह से ठंड, हमें हल्का हल्का हवा में ठंड देखने को मिलती है, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। क्या बोला है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास की सराउंडिंग से अपने क्या करते हैं, एनर्जी रीगेन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इवापोरेशन जो प्रोसेस होती है वो एक एनर्जी टेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस होती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो क्या करते हैं कि ये लोग अपनी एनर्जी लेने के लिए वापस लेने के लिए क्या करते हैं कि जो आसपास की सराउंडिंग्स होती है वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग के बारे में। तो एक तरह का डिफरेंस है ये। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। जो बॉइलिंग होती है वो एक तरह की बल्क फिनोमेना होती है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, यानी कि एक बल्क से जो पार्टिकल्स में होते हैं वो एक बल्क में से लिक्विड से अपना जो स्टेट चेंज करते हैं वो वेपर स्टेट में आते हैं। यानी कि इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि जो बॉइलिंग होता है वो एक बल्क फिनोमेना आता है। सिंपल डिफरेंस की बात की जाए तो बॉइलिंग जो होता है वो एक बल्क फिनोमेना आता है, मतलब कि एक प्याला की तरह आप समझ सकते हो, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर में, ठीक है। और इवापोरेशन की बात की जाए तो इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। डिफरेंस बनाने की चाहो तो आप लोग बना सकते हो कि पहला पॉइंट जो बनेगा आपका वो ये बनेगा कि बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना, ठीक है। डिफरेंस पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। अगर डिफरेंस बनाना चाहो तो आप लोग नोट्स बना के डिफरेंस लिख सकते हो। इवापोरेशन क्या है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। नीचे बात करते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड
एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो इसमें क्या होता है, इवापोरेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, उसको आराम से ब्रेक डाउन करके अपना जो स्टेट है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोग का है केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के तौर पे भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया इस पर न्यूमेरिकल, तो इसको आप लोग को देखना होगा। ठीक है, अच्छी से देखना है इसको। सबसे पहले बात करें हम लोग क्या, केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो केल्विन है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, या कई लोग इसको 15 भी बोलते हैं, कई लोग इसको 16 भी बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 16 या 15 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। हमने क्या लिया है कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस को किस में लिया है, 273 केल्विन तक हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ये तो आपको पता है। और ये यहाँ पे एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, केल्विन का यहाँ पे जनरल फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप लोग को याद करना होगा, या फिर आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो एक बार, मतलब कि देख सकते हो अच्छी से। ये जो फार्मूला है उसको आपको याद होना चाहिए। ठीक, केल्विन का फार्मूला दिया है। अगर आपको सेल्सियस का फार्मूला चाहिए तो अभी हम सेल्सियस का भी फार्मूला बताने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अब केल्विन का तो फार्मूला दे दिया, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिए हुए हैं। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, इसके पास हमेशा पॉजिटिव साइन होती है। हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, तो इसीलिए इसको सेल्सियस से बढ़िया स्केल मानी जाती है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर एटीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस। जो गैस के थ्रू प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है किसी भी बॉडी पे, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्कल। ठीक है, जो प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है पास्कल। नीचे बात करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कि हवा में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हवा में प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग की लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। जो सी लेवल का टेम्परेचर होता है, सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1, उसी को हम लोग लेते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में, कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, कन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसके लिए आपको केल्विन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, केल्विन का फॉर्मूला होता है हमारे पास K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब कई किताब में 1.6 भी दिया होता है, तो इसको आप लोग ले सकते हो 1.6 भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास केल्विन का फॉर्मूला, ये हो गया हमारे पास केल्विन का फॉर्मूला। ठीक है, नीचे बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास केल्विन का फॉर्मूला। अब नीचे अगर बात की जाए सेल्सियस के फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं से हम लोग सेल्सियस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15, ये हो गया हमारे पास सेल्सियस का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेल्सियस का फॉर्मूला, इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, कन्वर्ट 273 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हमारे पास है, कन्वर्ट 273 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला देख सकते हैं, ये है डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला। ठीक है, ये है डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला। नीचे अब आते हैं, नीचे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273
0.15। अब देखो केल्विन की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, केल्विन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नीचे आते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 माइनस 273.15, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस यहाँ पे हमारे पास आने वाला है -0.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया इसका हमारे पास आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो ये माइनस कैसे आया है, माइनस यहाँ पे जो माइनस आप लोग देख सकते हो ये कैसे आया है, तो ये यहाँ से आया है, ठीक है, ये यहाँ से आया है। क्यों, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। टोटल जो होगा आप लोग को पता होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया। तो उम्मीद है आप लोग को न्यूमेरिकल के लिए भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर अभी बात की जाए कन्वर्ट सेल्सियस कन्वर्जन, अगर क्वेश्चन कोई भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और आप लोग का डाउट भी जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग यहाँ से सारा चीज़ देख सकते हो। कन्वर्जन के बारे में हमने बात की, केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्जन के बारे में बात की, जिसके लिए हमने दोनों के फॉर्मूले आप लोग को बताएं, केल्विन का फॉर्मूला बताया और डिग्री सेल्सियस का भी फॉर्मूला बताया। अगर क्वेश्चन एक लिया कन्वर्ट 273 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था इतने केल्विन को, तो हमने कैसे किया, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लिखा और केल्विन की वैल्यू जो थी उसको पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। और अगर पूछता है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो यहाँ पे हम लोग केल्विन का फॉर्मूला लगा लेंगे। केल्विन का फॉर्मूला भी आपके सामने है, यहाँ से आप लोग केल्विन का फॉर्मूला लगाओगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करोगे तो आप लोग का केल्विन भी निकल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे भी कोई अगला लेक्चर अपलोड होता है तो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।